नमस्कार, मैं हूं अतुल सिंह। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पिछली वीडियो में जीन पियाजे के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर चर्चा किया है। इस वीडियो में हम इस बात को देखेंगे कि पियाजे ने चाइल्ड डेवलपमेंट को कितने स्टेजेस में बांटा है। तो चलिए देखते हैं कितने स्टेजेस में बांटा है। पियाजे ने चाइल्ड डेवलपमेंट को 4 स्टेजेस में बांटा है। नंबर 1, सेंसरी मोटर स्टेज, जिसे कि संवेदी गामक अवस्था भी कहते हैं। उसके बाद दूसरी स्टेज जो आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। और तीसरी स्टेज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। और जो चौथी स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे, जो पहली स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि 0 से 2 वर्ष की होती है। जीरो को या जन्म भी कह देते हैं, जन्म से 2 वर्ष होती है। और आज हम इसको जानेंगे, इसकी विशेषताएं क्या है और इसका नाम सेंसरी मोटर स्टेज ही क्यों रखा गया है। तो सेंसरी मोटर स्टेज इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि इस अवस्था में बच्चा अपने सेंसेस, इंद्रियों के द्वारा सीखता है। इंद्रियों के द्वारा ही वो सब कुछ सीखता है। इंद्रियां जैसे आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, इन सब से सीखता है। इस अवस्था में बच्चा गंध से या महक से पहचानने लगता है किसी चीज़ को। इस स्टेज में ही बच्चा अपने माँ की महक को पहचानने लगता है, जिससे वो पहचानने लगता है कि ये मेरी माँ है। और आइए इसकी जो अन्य विशेषताएं हैं उसको हम पढ़ते हैं इस स्टेज की, पियाजे के अनुसार जो भी विशेषताएं हैं। तो इसके पहली विशेषता है रिफ्लेक्स एक्शन जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं इस अवस्था के लास्ट तक। अब रिफ्लेक्स एक्शन जो होते हैं उससे वो क्या होता है, तो आइए देखते हैं रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्स एक्शन वो होता है जैसे कि छोटा बच्चा है, वो पलक झपकाता है, या तो अगर उसका पंजा खुला है आप अपनी उंगली रख दें तो वो आपकी उंगली पकड़ लेगा, और ये हो गए। और वो आप उंगली उसके मुंह में डालेंगे तो आपकी उंगली चूसने लगेगा। तो मतलब पकड़ना हाथ का और चूसना और पलक झपकाना, ये सब रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं जो कि इस अवस्था के अंत तक ख़त्म हो जाते हैं। और दूसरी इसकी विशेषता जो है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। बच्चा इसमें गोल डायरेक्टेड बिहेवियर शो करता है। जैसे कि गोल डायरेक्टेड बिहेवियर मतलब बच्चे के जो मन में आएगा वो करेगा। आप उसे रोकेंगे वो रुकेगा नहीं, लेकिन जब वो कर लेगा उससे अगर हानि होगी तो वो दोबारा नहीं करेगा। तो क्यों, अब कोई बच्चा है छोटा सा, अगर वो किसी चीज़ को पकड़ने जा रहा है, वो चीज़ अगर गर्म है, आप उसे रोकेंगे वो नहीं रुकेगा। क्यों? क्योंकि उस समय उसकी लैंग्वेज जो है वो डेवलप नहीं हुई होती है, तो वो आपकी बातों को समझ नहीं पाएगा। जब वो उसको टच कर लेगा तब उसका जब हाथ उसके जलेंगे तब उसे लगेगा कि नहीं ये गलत चीज़ है, वो दोबारा उसे टच नहीं करेगा। इसी को गोल डायरेक्टेड बिहेवियर कहते हैं। अब आ गया डिफर्ड इमिटेशन। अब ये डिफर्ड इमिटेशन क्या होता है? डिफर्ड इमिटेशन मतलब होता है नकल करना। अब डिफर्ड, जैसे एक छोटा बच्चा है तो कोई घर में माँ बाप या कोई भी हो, तो वो जो बातें करते हैं उसको बहुत ही ध्यान से वो देखता है। और वो क्योंकि वो प्राइमरी एजेंसी होते हैं सोशलाइजेशन के, तो वो व्यवहार उनसे एक्वायर करता है। और जब वो चले जाते हैं या तुरंत, मतलब जो नकल किए रहता है वो तुरंत उनकी नकल नहीं करता है, लेकिन जब वो चले जाते हैं, अब बहुत समय बाद जब उससे कोई पूछता है कि ये कि ये उनका जैसे नाम लेके, अगर उसके पिताजी हैं तो पूछेंगे कि पापा कैसे करते हैं, तो वो उनकी नकल करेगा। उसे डिफर्ड इमिटेशन कहते हैं, नकल करना लेकिन तुरंत नहीं, कुछ समय बाद करेगा। ये डिफर्ड इमिटेशन। जैसे एक छोटा बच्चा मान लीजिए है, अब उसे कोई कुत्ता देखा, कुत्ते उत्ते पसंद होते हैं छोटे बच्चों को, तो वो देखता है कुत्ता जो है भौंकता है, तो वो भौंकता है, लेकिन देखेगा उसकी वो उसके मेंटल जो स्कीमा है उसमें फिट हो जाएंगे। लेकिन जब बाद में अगर उससे 1-2 दिन बाद या कोई पूछेगा कि कुत्ता कैसे भौंकता है, बोलता है, तो वो उसकी नकल, जैसे कुत्ता भौंकता है वैसे वो बच्चा भौंकेगा। इसे डिफर्ड इमिटेशन कहते हैं। ऑब्जेक्ट, अब देखिए तीसरा पॉइंट है ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु अस्थायित्व, इसे भी हिंदी में कहते हैं।
वस्तु अस्थायित्व में क्या होता है, बच्चे में वो किसी भी वस्तु, जो भी वस्तु होती है उसके अस्थायित्व आ जाते हैं। मतलब जैसे कि मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, 5-6 महीने का है, तो आप उसे उसके सामने एक खिलौना रखेंगे, लेकिन जब उसे खिलौने को आप पीछे कर लेंगे या कहीं छुपा देंगे और कहेंगे कि खो गया, तो वो मान लेगा कि खो गया, क्योंकि उस समय उसके पास वस्तु अस्थायित्व के गुण नहीं रहते हैं। वो उसे लगेगा कि नहीं, वो कुछ था ही नहीं। लेकिन जब वो बच्चा 1.5-2 साल का होता है, तो आप जब किसी भी चीज़ को अगर दिखाएंगे, कोई खिलौना, ये देखो बेटा ये है, और लेकिन जब उसे दिखाने के बाद आप उसे अपने पीछे कर लें या उसे कहीं छुपा दें, तब वो बच्चा वो समझ जाएगा कि कुछ है, वो कहाँ है, वो उसे ढूंढेगा, तब उसके अंदर ये वस्तु अस्थायित्व आ जाती है। आप कभी भी किसी बच्चे को, अपने घर में छोटे बच्चे को देखिएगा कि जब वो छोटा रहा होगा, तो आप उसे कोई भी चीज़ कहते होंगे दिखा के कि अरे खो गया, वो मान लेगा। लेकिन आप जब 1-1.5 साल का वो हो जाएगा, तब जब आप दिखाएंगे उसे, तब वो सर्वप्रथम जब आप कहेंगे खो गया, तो वो मानेगा ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर जो है वस्तु अस्थायित्व धीरे धीरे आ गया है। वो उसके वस्तु के परमानेंस को समझ गया है कि मतलब ये वस्तु है कहीं, फिर वो उसे ढूंढेगा। ये होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस। और सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि इस अवस्था में बच्चे नॉर्मली अपने इंद्रियों से ही सब सीखते हैं। मेंटल जो है, इसे 1 वर्ड स्टेज भी कुछ लोग कहते हैं। और मेमोरी तो कहीं कहीं देखा गया है कि दिखाते हैं कि इस स्टेज में ही मेमोरी डेवलप होने लगता है। और आगे हम बात करेंगे जो इसके नेक्स्ट स्टेज हैं, जा रहे हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 से 7 वर्ष होता है। इसे हिंदी में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। और इसके भी कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जो इसकी इस स्टेज की विशेषताएं हैं, जो पियाजे ने बताया है। आइए हम उस पर चर्चा करते हैं। तो सर्वप्रथम उन्होंने बताया है कि इस स्टेज में बच्चा ट्रांसडक्शन रीजनिंग मतलब इलॉजिकल थिंकिंग, मतलब अजीब तर्क करेगा, जिसका कोई वो नहीं होता है। वो उसके मन में जो भी आएगा वो पूछ लेगा, चाहे वो तर्क सही हो या ना हो, उससे उससे मतलब अजीब वो तर्क करता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेज भी, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटी भी है। कभी भी अगर बच्चा लॉजिकल थिंकिंग जब वो सोचता है, तो वो आपसे क्वेश्चनिंग करता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेगा। इसीलिए इस अवस्था को खोज की भी अवस्था कहते हैं, प्री ऑपरेशनल स्टेज को। इसमें लेकिन आपको ये नहीं करना है, उसे डांटना नहीं है, क्योंकि उसका जब आप उसे डांट देंगे, तो वो किसी भी चीज़ को जानने की जो उसकी इच्छा रहेगी, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी, और बच्चा मेंटली डेवलप सही से नहीं हो पाएगा। यही होती है इलॉजिकल थिंकिंग होती है। इसमें अजीब तर्क करते हैं, जिसका कोई वो नहीं होता। जैसे कहते हैं गाँव में लोग कि सिर पैर, बिना सिर पैर की बात, तो वो ऐसे ही करेगा इस स्टेज में। एनिमिज्म क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस स्टेज का। एनिमिज्म को हिंदी में जीववाद कहते हैं। इसमें बच्चा जो है वो निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझेगा। जो निर्जीव चीज़ें हैं उनसे लगेगा ये भी सजीव मेरे जैसे हैं। अब आइए इसका एक उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई बच्चा है, छोटा है, वो कहीं गिर गया, बेड से गिर गया, उसे चोट लग गई, वो रोने लगा। तो आप पूछेंगे किसने मारा, तो वो बेड की ओर इशारा करेगा। तो आप जब कहेंगे अच्छा इसने मारा, रुको मैं इसे मार देता हूँ, उसे आप 2-3 बार ऐसे ही बेड को मारेंगे, बच्चा शांत हो जाएगा। उसे लगेगा कि मुझे चोट लगी, इसको भी लग गई। उसे लगेगा कि इसमें भी सजीवता है, मतलब ये भी मेरे ही जैसा है। ये होते हैं जीववाद। तो इसमें बच्चे निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव समझने लगते हैं। जैसे अभी बच्चा खेलते खेलते गिर गया किसी चीज़, बॉल से, बैट से खेल रहा है, बैट से चोट लग गई उसे, अब वो रोने लगेगा। आप कहेंगे कि लो इसे बैट को मार दो, वो 2-3 बार मारेगा, उसे लगेगा कि मैंने भी मार दिया, काम खत्म। वो तो निर्जीव वस्तुओं को वो सोचता है कि मेरे जैसे ये भी हैं। जीववाद यही है। अब आइए सिंबॉलिक थॉट क्या होता है। सिंबॉलिक थॉट में जैसे होता है, बच्चा जैसे सिंबल से सीखने लगता है। जो चलचित्र होते हैं सिंबल, उनसे सीखने लगता है, चित्रों के द्वारा। यही है इरिवर्सिबिलिटी। ये इरिवर्सिबिलिटी क्या होती है, इरिवर्सिबिलिटी में बच्चा रिवर्स नहीं हो पाता है। जैसे मान लीजिए आप बच्चे को, छोटा बच्चा है, उसे कहीं लेके जा रहे हैं, थोड़ी दूर पे ले जा रहे हैं, और उसे बच्चे को आप पूछेंगे कि क्या तुम्हें रास्ता याद है, वो कहेगा हाँ मुझे याद है। लेकिन जब आप उससे कहेंगे
कि ठीक है तो फिर तुम घर आ जाना, मैं जा रहा हूँ। तो वो कहेगा कि मुझे आने का रास्ता तो पता है लेकिन जाना कैसे ये मुझे नहीं पता है। ये होता है इरिवर्सिबिलिटी। तो रिवर्सिबिलिटी भी हो गया। अब हम देखेंगे ईगोसेंट्रिज्म। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ईगोसेंट्रिज्म में होता क्या है कि बच्चे में, इसे हिंदी में अहम केंद्रिता भी कहते हैं, बच्चे को इसमें लगता है कि जो वो सोचता है, जो भी वो सोचता है, चाहे गलत सही, जो वो सोचता है उसे लगता है वही सब लोग सोचते हैं। इसमें एग्जांपल देखते हैं कि मान लीजिए अगर बच्चा है, उसे लगता है, उसे मतलब ये लगता है, अगर उसे किसी कुत्ते उत्ते से डर लगता है, अगर उसे कुत्ते से डर लगता है तो वो ये सोचेगा कि सभी लोगों को कुत्ते से डर लगता है। अगर उसे कोई काम करना पसंद आएगा तो उसे लगेगा कि ये सभी लोगों को पसंद है। अगर उसे कोई चीज़ नहीं पसंद है तो वो लगेगा इसे ये किसी को भी नहीं पसंद होती होगी। ये ईगोसेंट्रिज्म है। इसमें मतलब जो भी बच्चे को लगता है कि नहीं, जो उसे लगेगा कि नहीं ये सही है ये गलत है, ये वही वो सोचेगा कि सभी को लगता है कि ये सही है गलत है। मान लीजिए अगर उसे कुछ खाने में पसंद है तो उसे लगेगा कि सभी लोगों को यही पसंद है। यही होता है ईगोसेंट्रिज्म। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट सेंट्रेशन है। को इसमें बच्चा मात्रा जो होती है उसको कम या ज़्यादा का आकलन नहीं कर पाता है मात्रा को। इसमें मात्रा मतलब इसमें देखिए एक पियाजे का बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है, ये बहुत ही वायरल है। तो इसमें जो है कि पियाजे क्या करता है कि 2 गिलास लाता है, दोनों की साइज से, साइज नहीं उसके वॉल्यूम जो होते हैं, मतलब उसकी क्षमता, धारक क्षमता जो होती है वो दोनों के सेम ही रहेंगे, लेकिन एक की हाइट छोटी रहती है, एक गिलास जो होती है लंबी रहती है। अब जब उसमें प्याजे पानी डालता है और बच्चे से पूछता है कि ये बताओ किसमें ज़्यादा पानी है, तो वो बच्चा जो छोटी गिलास होगा उसे कहता है इसमें कम है, और जो ऊंचाई में ज़्यादा है उसमें कहता है ये इसमें ज़्यादा है। अब इसमें होता क्या है, बच्चा वो उसकी धारण क्षमता को तो देखता नहीं है, बस वो उसकी लंबाई को देखता है। मतलब इसमें हो जाता है इस स्टेज में बच्चा केवल किसी एक गुण को देखता है, ये नहीं कि वो सारे गुण को देखता है कि ये लंबा है तो ये चौड़ा भी है, ये नहीं सोचेगा। वो ये सोचेगा ये लंबा है तो इसमें ज़्यादा पानी आएगा। मतलब सेंट्रेशन में इसमें बच्चे केवल किसी भी एक पक्ष पर फोकस करते हैं, यही होता है सेंट्रेशन। तो ये पियाजे के 2 स्टेज ख़त्म हो गए, और जो नेक्स्ट 2 स्टेज हैं वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।